नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट इंडिया डेली। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते हुए तनाव की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर एक बहुत ही सख्त और अग्रेसिव बयान दिया है। उन्होंने खुले तौर पर चेतावनी दी है, अगर मुझे ये डील पसंद नहीं आई तो हम वापस गोलीबारी शुरू कर देंगे। ईरान वॉर की लाइव कवरेज के दौरान ट्रंप का गुस्सा साफ दिखाई दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर ईरान ने कोई भी गड़बड़ी की, यानी अगर वो कोई भी मिसबिहेव करते हैं, तो अमेरिका वापस उन पर बॉम्ब गिराने से पीछे नहीं हटेगा। ये स्टेटमेंट्स दिखाता है कि मिडल ईस्ट में हालात अभी भी नाजुक बन गए हैं। इसी यूएस ईरान वॉर की गर्मा-गर्मी के बीच एक और बड़ा जियोपॉलिटिकल अपडेट आया है। लेबनान के प्रेसिडेंट ने सामने आकर एक क्लैरिफिकेशन दिया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि लेबनान की जो बातचीत इज़राइल के साथ चल रही है, वो पूरी तरह से आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है। उन्होंने साफ किया है कि बातचीत का अमेरिका और ईरान की डील या उनके बीच चल रहे कॉन्फ्लिक्ट से कोई लेना-देना नहीं है। अब चलते हैं यूरोप की तरफ, जहाँ जी7 समिट की बैठक चल रही है। इस समिट में भी डोनाल्ड ट्रंप प्योर कॉन्फिडेंस में नजर आए। उन्होंने बाकी ग्लोबल लीडर्स के सामने अपने आप को एज अ डोमिनेंट फिगर प्रोजेक्ट करते हुए कहा कि मैं ही बॉस हूँ, आई एम द बॉस। इस समिट के सबसे बड़ी हाईलाइट ये रही कि यूरोप और बाकी देशों के लीडर्स ने मिलकर रशिया पर नए तरीके से दबाव डालने के लिए अहम कदम उठाने पर सहमति जताई है। यानी आने वाले दिनों में रशिया पर ग्लोबल रिस्ट्रिक्शंस और बढ़ सकते। और आखिर में बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की। आज रात को होने वाली यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग इस बार थोड़ी खास होने वाली है। ये मीटिंग नए चेयरमैन केविन वॉल्श की पहली मीटिंग एज अ चेयर होगी। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस मीटिंग में इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव आने की उम्मीद बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा कारण है मार्केट में चल रहे हाई एनर्जी प्राइसेस, जिसकी वजह से लगातार इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और इकोनॉमी पर दबाव बना हुआ है। इसी अनसर्टेनिटीज के चलते आज सेंसेक्स ज़्यादा बुलिश नहीं हो पाया, सिर्फ 350 पॉइंट ऊपर 87,155 पे क्लोज हुआ, करीब आधा परसेंट ऊपर। और निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट ऊपर 24,085 पे क्लोज हुआ। 24,100 से सिर्फ 15 पॉइंट नीचे। 24,100 के ऊपर क्लोजिंग मिलता तो शायद अच्छा बुलिश सिग्नल मिल जाता, बट 24,000 के ऊपर भी एक क्लोजिंग आया, वो भी एक अच्छी बात है। आज इंट्राडे में 24,100 के ऊपर गया था, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, इसलिए 24,085 पे ही आज क्लोज हो गया। ये भी बुरा नहीं है, लेकिन इतने सारे अनसर्टेनिटीज के चलते एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग एक कॉन्फिडेंस ला सकता था इन्वेस्टर्स में। ओपन इंटरेस्ट अगर देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट्स में ऐड हुआ है 23,000 पे, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। सेकंड हाईएस्ट जो ऐड हुआ है वो 24,000 में, और हाईएस्ट कॉल में एडिशन जो हुए हैं वो 24,100 में हुए हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पॉइंट बन सकता है। और अगर ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखें तो हाईएस्ट पुट में ओपन इंटरेस्ट 24,000 पे है, और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 पे। सेकंड हाईएस्ट को मिस नहीं कर सकते, वो भी 24,000 पे है। तो 24,000 के ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। चलिए इंडिया विक्स देखते हैं। इंडिया विक्स बहुत अच्छा सिग्नल दे रहा है, 14-15 के नीचे आ गया है 13.19 पे, जो बहुत बढ़िया सिग्नल है, अच्छा बुलिश सिग्नल माना जा सकता है। वॉलेटिलिटी कम हो रही है, ये एक अच्छी बात ही है। जब से यूएस और ईरान का वॉर शुरू हुआ है, तब से हाईएस्ट पॉइंट 28-29 पे वॉलेटिलिटी गई है, और कंपेयर टू आज ये 14-13 पे आ चुका है, जो एक अच्छा सिग्नल है अपने आप में। निफ्टी इंडाइसिस की बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक आज पूरे पैक्ट को लीड करता हुआ। निफ्टी मेटल जो कल एक लूज़र था, आज करीब-करीब पूरा इंडेक्स 1% की तरफ बढ़ा है। और निफ्टी ऑटो आज के लूज़र इंडेक्सेस में से एक। निफ्टी पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स ऊपर 1.75% ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, जो काफ़ी स्ट्रेंथ बता रहा है पीएसयू बैंक्स में। अगर थोड़ा और डिटेल में देखें तो सबसे हाईएस्ट विनर जो पीएसयू बैंक के अंदर था वो था इको बैंक, जो 7% के आसपास बढ़ा है। पंजाब एंड सिंध बैंक 6% के आसपास, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 5.6% के आसपास। और अगर लूजिंग इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी ऑटो करीब 150 पॉइंट नीचे 0.62% नीचे गया है। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो आज सबसे ज़्यादा डैमेज जिसने किया है वो टाटा मोटर्स टीएमपीवी पैसेंजर व्हीकल्स ने किया है, 8.5% नीचे। इंट्राडे में तो ऑलमोस्ट इसने -10% टच किया था, बट रिकवर होके -8.3% पे क्लोज हुआ है। विनर्स की तरफ देखें तो 15 में से 7 स्टॉक ही बड़े हैं, इसमें सिर्फ बजाज ऑटो और भारत फोर्ज ने 1% के ऊपर आज क्लोज दिया है। चलिए अभी टॉप गेनर्स देखते हैं। आईडीबीआई बैंक जो 17% ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। स्नाइडर इलेक्ट्रिक 7%, यूको बैंक जो पीएसयू बैंक में लीडर था वो 7%, ट्रेंट सरप्राइजिंगली आज 7% ऊपर की तरफ, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 6%। और अब टॉप लूजर्स की बात करें तो ऑब्वियसली टाटा मोटर्स, पैसेंजर व्हीकल्स, टीएमपीवी, बीएससी भी इसलिए घटा है क्योंकि एनएसई का आईपीओ बहुत ही जल्द फाइलिंग होने वाला है, ऐसा न्यूज़ आया है।
चलिए बढ़ते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ की तरफ। आज कौन से स्टॉक्स न्यूज़ में रहे हैं, जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, आज का सबसे बड़ा शॉकर यस टाटा मोटर्स की तरफ से। आज टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल टीएमपीवी जैसे हम इसको जानते हैं, का स्टॉक लगभग 10% इंट्राडे क्रैश हुआ था और निफ्टी 50 का सबसे बड़ा लूज़र बन गया है ये। निफ्टी 50 का ही नहीं, मैं निफ्टी 200 भी कह सकता हूँ, का सबसे बड़ा लूज़र है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि प्रॉब्लम इंडिया की कार्स के सेल्स में नहीं है। प्रॉब्लम इनके सबसे बड़े लग्ज़री कैश काउ यानी यस जेएलआर जगुआर लैंड रोवर में है। और याद रखिए टाटा मोटर्स का बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का जेएलआर से ही आता है। सीधी-सी बात है, जब जेएलआर को सर्दी होती है तो टाटा मोटर्स को बुखार आ ही जाता है। तो आखिर अचानक दलाल स्ट्रीट पे पैनिक बटन क्यों दबा दिया? रीज़न है जेएलआर का रीसेंट इन्वेस्टर डे, जहाँ उन्होंने अपना एफवाई 27 का आउटलुक रिलीज़ किया है। देखिए, जेएलआर ने कहा उनका रेवेन्यू 13% ग्रो करके 26 बिलियन पाउंड्स तक जाएगा। ये नंबर सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असली धक्का लगा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी गाइडेंस से। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था सॉलिड मार्जिन्स, और जेएलआर ने एबिट मार्जिन गाइड किया सिर्फ और सिर्फ 4%। और कैश फ्लो का तो और भी बुरा हाल है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एफवाई 27 में वो बस सिर्फ ब्रेक इवन ही करेंगे। जहाँ कैपिटल हैवी लग्जरी ऑटो बिजनेस के लिए, जहाँ गाड़ियाँ बनाने में हज़ारों करोड़ों का खर्चा होता है, वहाँ मार्जिन फॉर एरर ना के बराबर होता है। सिर्फ ब्रेक इवन करना इन्वेस्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर आखिर जेएलआर इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है? इसके पीछे 4 मेजर रीज़न्स हैं। पहला, यूएस टैरिफ्स। यस, ट्रंप फिर से यहाँ पर। जेएलआर के टॉप मॉडल जैसे डिफेंडर और रेंज रोवर्स की यूएस में कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है। इसीलिए नए यूएस टैरिफ पॉलिसीज़ इनको बहुत बुरी तरह हिट कर रहे हैं। दूसरा, इनका रीसेंट एफवाई 26 का साइबर अटैक, जिसने इनकी प्रोडक्शन को कंप्लीटली रोक दिया है, उसका फाइनेंशियल हैंगओवर अभी भी उतर नहीं रहा है। तीसरा और सबसे शॉकिंग, इनका वारंटी कॉस्ट 15 साल के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है, टोटल सेल्स का लगभग 6.6%, जो काफ़ी बड़ा है। और चौथा, चाइनीज़ मार्केट में प्रीमियम कार्स की डिमांड लगातार गिर रही है, और ईवी का ट्रांजिशन एक्स्ट्रा खर्चा इनके प्रॉफिट्स को खा रहा है। पर क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नहीं। जेएलआर का एक रिकवरी मास्टर प्लान भी है। वो अगले 2 साल में 18 बिलियन पाउंड्स इन्वेस्ट करने वाले हैं और लगभग 1.7 बिलियन पाउंड्स की कॉस्ट सेविंग्स टारगेट कर रहे हैं। यूएस मार्केट में वो अपने डिफेंडर ब्रांड को बहुत अग्रेसिवली पुश करने वाले हैं। लेकिन अभी के लिए सच्चाई यही है कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल बिजनेस भले ही सॉलिड हो, वो अकेले जेएलआर के लॉस को कवर नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये 8% का क्रैश एक ओवर रिएक्शन है और एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या जेएलआर के मार्जिन इश्यूज टाटा मोटर्स के लिए एक जेन्युइन रेड फ्लैग है? ये आने वाला टाइम ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़े गुड न्यूज़ की तरफ। दोस्तों, आज डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने मार्जिन में आग लगा दी है। पारस डिफेंस में लगभग 18 टू 19% तक का मैसिव स्पाइक देखने को मिला, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एबडार टेक, कोचिन शिपयार्ड और माझगांव डॉक जैसे स्टॉक्स भी 4 से 12% तक बढ़े हैं। इस ज़बरदस्त रैली के पीछे एक बहुत सॉलिड रीज़न है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऐसी न्यूज़ अनाउंस की है जिसने पूरे सेक्टर को बूस्ट दे दिया है। इंडिया का एनुअल डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 25-26 में एक ऑल टाइम हाई हिट कर चुका है। नंबर गेस करो दोस्तों, 1.78 लाख करोड़ का है। यस, ये आपके स्क्रीन के ऊपर पूरे सेंटर में है यहाँ पर। अगर हम इसे पिछले साल से कंपेयर करें तो ये सीधा 15% का जंप है। लेकिन रियल पिक्चर तब समझ आती है जब आप इसे लॉन्ग टर्म से देखें। 2013-14 से अगर हम कंपेयर करें तो डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ 43,000 करोड़ का था। वहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 4 गुना हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन रिकॉर्ड लेवल पे आ गया है। टोटल प्रोडक्शन में प्राइवेट कंपनीज का शेयर अब बढ़कर 24% हो गया है। बाकी 76% पब्लिक सेक्टर से ही आ रहा है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। 2025-26 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी अपना ऑल टाइम हाई हिट कर चुके हैं, करीब 38,000 करोड़ पे। ये नंबर्स दिखाते हैं कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत सिर्फ ऑन पेपर नहीं है, ग्राउंड पर इनका सॉलिड एग्जीक्यूशन चल रहा है। इन लिस्टेड डिफेंस कंपनीज के लिए एक बहुत बड़ा डिमांड वैलिडेशन सिग्नल है। इसका सीधा मतलब है कि इन कंपनीज के ऑर्डर बुक्स आने वाले सालों में भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इन सारे स्टॉक्स के लिए ये गवर्नमेंट पॉलिसी सपोर्ट एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। चलिए चलते हैं अब सबसे बड़े गुड न्यूज़ की तरफ। यस, आईडीबीआई बैंक जो आज ऑलमोस्ट 17 टू 19% बढ़ा है। दोस्तों, आज के ट्रेडिंग सेशन में तो इसने धमाल ही मचा दिया, 3 मंथ के हाई पर पहुंच गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि बैंक की तरफ से कोई नई ऑफिशियल एक्सचेंज फाइलिंग नहीं आई है। तो अचानक ऐसी कौन सी आग लग गई? इस मैसिव रैली के पीछे 3 मेजर रीजंस है। पहला और सबसे बड़ा रीज़न है गवर्नमेंट का डाइवेस्टमेंट, यानी प्राइवेटाइजेशन की उम्मीद का फिर से जागना।
पिछले कुछ दिनों में गवर्नमेंट ने बैक टू बैक कई पीएसयू में ऑफर फॉर सेल लॉन्च किए हैं। इस अग्रेसिव ऑफर फॉर सेल, जो इसको ओएफएस भी बोलते हैं, को देखकर मार्केट में स्पेकुलेशन है कि 2026-27 में आईडीबीआई बैंक का रुका हुआ जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है अब शायद स्पीड पकड़ सकता है। दूसरा रीज़न है प्योरली टेक्निकल और लिक्विडिटी ड्रिवन। आज आईडीबीआई बैंक में करीब 20 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, जो इसके एवरेज डेली वॉल्यूम से लगभग 3 गुना ज़्यादा है। इसके अलावा रिपोर्ट्स आए हैं कि आज 6 मेजर ब्लॉक डील्स हुए हैं, जिसमें लगभग 82 लाख शेयर्स एक्सचेंज हुए। जब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इतनी हैवी क्वांटिटी में एंट्री लेते हैं, तो रिटेल सेंटिमेंट ऑटोमेटिकली ही स्ट्रॉन्ग हो ही जाता है। तीसरा रीज़न है बैंक के सुधरते फंडामेंटल्स। सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही है। मार्च क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस एनपीए कम होकर सिर्फ 2.3% रह गया है और नेट एनपीए 0.15% पे आ गया है। एसेट क्वालिटी में सॉलिड इंप्रूवमेंट से बायर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया है। ये रैली मेनली सेंटिमेंट और न्यूज़ ड्रिवन है। जब तक गवर्नमेंट का बैंक से ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, तब तक ये प्योरली स्पेक्यूलेटिव है। इसी प्राइवेटाइजेशन वाले स्पेक्युलेटिव न्यूज़ को लेके आज आईडीबीआई इतना बढ़ गया है। चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो जब डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।